Okay, let's start discussing. Let's wrap up tomorrow session also now. देखो कल आपने क्या क्या कवर किया था डॉक्यूमेंटेशन का, ऑडिटर को क्या क्या डॉक्यूमेंट करना था, ऑडिट स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान, और एक और नेक्स्ट क्या करना था अपन को कि अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ हो इन तीनों के अंदर, और उसके उनके अपन ने एक्शन के अंदर क्या पढ़ा था कि मेमोरेंडम अपने समराइज में बनाना होता है। एक वो हमने किया था कि मेमोरेंडम शॉर्ट में बनाना होता है, उसका ओवरऑल हम बना सकते हैं कि डिसीजन जो हमने टेक किए कि ये है हमारी स्ट्रेटजी को रिकॉर्ड करने का। ऑडिट प्लान को हम कैसे करेंगे, जो हमने रिव्यू किया है कि जैसे मान लो उसी को भी वैसे करते हैं कि हम प्लान के अंदर क्या करेंगे कि जो हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के लिए हमने जो भी कितना हमने टाइम लगाना है जो हमने प्लान किया था उसको हम डॉक्यूमेंट कर लेंगे उसके अंदर हमारे, जो भी हमने रैप और फैप के अंदर हमने जो भी वो किया होगा हमने, तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। मेलिंग्स वगैरह वो होती है वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और उसके लिए हम ऑडिटर क्या यूज़ कर सकता है कि चेकलिस्ट वगैरह यूज़ कर सकता है, प्रोग्राम्स यूज़ कर सकता है। हो गया। और नेक्स्ट क्या है, सिग्निफिकेंट अगर कोई चेंज हुआ है तो उसके लिए जैसे देखना पड़ता है ना उसका रीज़न क्या है, क्यों हुआ, तो उसका एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसका अब कहाँ इफेक्ट जाएगा, तो उसको थोड़ा वो भी बताना पड़ेगा। और ये चीज़ हम जैसे मेल पे क्लाइंट को लिख के भेज देते हैं ताकि अब क्लाइंट के ऊपर आ जाए कि अब ऑडिटर के ऊपर ना आए कि ऑडिटर की गलती थी ये। मैं कल तक पूछ रहा था ना कि ऑडिटर के ऊपर ना आ जाए गली का, जैसे वो फंदा बोलते हैं ना, तो ऑडिटर के ऊपर ना आ जाए कि हमने नहीं किया ये, कि तुम्हारी वजह से डिले हो गया। सामने वाला क्लाइंट तो हमें बाद में कह सकता है कि नहीं ऑडिटर की गलती थी, वो उसने काम सही तरीके से नहीं किया, लेकिन हमने तो अपना किया था ना, हमने तभी हम इसको एज अ रिटर्न अगर हम डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं ना इसकी वजह से मेल लिख के, तो फिर सामने अब क्लाइंट के ऊपर आ सकते हैं। अगर सामने क्लाइंट आर्डर नहीं दे रहा, जो भी डिले कर रहा है, तो उसके ऊपर है बात, हमारे ऑडिटर के ऊपर नहीं आएगी अभी इसकी बात कोई भी। तो अभी हम इसके ऊपर एक मेल लिख के हम क्लाइंट को वो कर देते हैं। और नेक्स्ट हम करते हैं आज स्मॉलर एंटिटीज के केस में जो क्या हमें ध्यान रखना है। एड डिस्कस इन A12 अ सुटेबल ब्रीफ मेमोरेंडम, वही ब्रीफ छोटा सा बनाना है। मेसर द डॉक्यूमेंटेड स्ट्रेटजी for audit of a smaller entity, for the audit plan, standard audit programs और checklist, वही जो हमने ऊपर पढ़ी थी checklist हम ले लेंगे, उसकी हेल्प ले लेंगे। drawn up for the assumption of few relevant control activities, क्योंकि अब देखो जो स्मॉलर एंटिटीज होंगी वहाँ पे इतने कंट्रोल तो हाई होंगे नहीं, लेकिन कुछ रेलेवेंट होंगे हम उनके ऊपर रिलाय वो हम कर सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि जो लिस्टेड एंटिटी या कोई टॉप कंपनीज होगी एमएनसीज होंगी वहाँ कंट्रोल्स भी उनके हाई होंगे कि वो प्रॉपर कंपनी देखेगी ना कि कहीं और रिसोर्सेज उनके वेस्ट नहीं हो रहे, तो वो कंट्रोल्स अपने हाई रखेंगी। लेकिन जो स्मॉलर एंटिटीज होंगी वो इतने नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि उन्हें अपनी कॉस्ट कटिंग भी देखनी पड़ती है ना कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ये चीज़ आती है। एंड इज लाइकली टू बी द केस इन अ स्मॉलर एंटिटी दैट मे बी प्रोवाइडेड दैट दे आर टेलर्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट इंक्लूडिंग द ऑडिटर रिस्क असेसमेंट। क्या वो देखना पड़ता है ना कि कई बार टेलर हमें या तो हम बना बनाया पहले से ही ले सकते हैं, वही जो हमने पिछले साल लिया था उसी को बना के उसी अकॉर्डिंग कर देंगे। लेकिन हम उसके अंदर चेंजेस भी करने पड़ सकते हैं, मान लो जैसे अब कोविड का पीरियड था सब भी है, तो हम उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना पड़ सकता है ना कि क्या पता डाटा देने में कोई दिक्कत आ जाए, क्योंकि जैसे मान लो जो कोविड पहली बार हुआ था तो वहाँ पे मतलब ऐसी सिचुएशन पहली बार हुई थी ना, जैसे अभी यहाँ पे बाद में कि अब उसको कैसे फेस करना है कि डाटा में कैसे रिसीव होगा क्लाइंट से, तो उस अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा, तो वहाँ हमें चेंज करना पड़ सकता है। तो ये आ गई यहाँ पे पैरा कह रहा है, पैरा 12 लास्ट अपना पैरा बस। अब ये एडिशनल कंसिडरेशन क्या रखने हैं हम, वो भी इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के अंदर। ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटीज प्रायर टू स्टार्टिंग एन इनिशियल ऑडिट, की सबसे पहले क्या रखनी है इनिशियल ऑडिट से पहले। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय SA-220, कि वही अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वो सारी चीज़ें कि इंडिपेंडेंट हमें क्या इशू रिपोर्ट करनी है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। इनहेरेंट लिमिटेशंस वगैरह, ह्यूमन रिसोर्सेज को क्लाइंट रिलेशनशिप जो 6 वो थे वही है। ऑब्जेक्टिविटी रखेंगे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर वो रखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्या है वही आ गया ना वापस, देखो रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस एंड क्लाइंट रिलेशनशिप वही आ गया कि हम क्लाइंट के साथ जो हमारी है कि हम वो ध्यान रखेंगे अपना, कि जैसे हम क्लाइंट के साथ एक्सेप्टेंस भी करवानी पड़ेगी ना कि हम इस टाइम तक हमें ये चाहिए होगा, तो हम ऐसा तो है नहीं हमने कह दिया वो मान जाएगा, लेकिन उनके साथ हमें तभी कम्युनिकेशन करना पड़ता है ना कि हमें इस डेट तक ये मिल जाएगा, कब तक मिल जाएगा, तो हमें डिस्कशन करनी पड़ती है। तो वो तभी ये लिख रखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन विद प्रीडिसेसर ऑडिटर। देखो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना, अगर ऑडिटर चेंज हो रहा है तो हमें उसके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है जितना हम कर सकते हैं। तो वेयर देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ ऑडिटर कंप्लायंस विद रेलेवेंट एथिकल, कि हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रीडिसेसर के पास। और इसका एनेक्चर A21 लास्ट हमारा ये रहा। द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग द ऑडिट आर द सेम वेदर द ऑडिट इज एन इनिशियल और रेकरिंग। देखो प्लानिंग का पर्पस वही है, चाहे इनिशियल हो चाहे रेकरिंग हो, कि वही है
प्लानिंग तो तुमने करनी है कि जैसे एक, लेकिन बस थोड़ा वे अलग हो सकता है वहाँ पे कि तुमने किस टाइप से करनी है, उसको कैसे करना है, क्योंकि अगर मान लो कोई प्रीडेसेसर ऑडिटर था तो उस केस में हमें थोड़ी कम्युनिकेशन करनी पड़ सकती है कि कोई उसकी लिमिटेशन थी, मतलब क्या कुछ अगर कोई हो स्पेसिफिक कोई केस हो वहाँ पे, तो वो चीज़ हम कम्युनिकेट करनी पड़ सकती है। However, for initial audit, the auditor may need to expand the planning activities. कि उसे planning activity extend करनी पड़ सकती है। क्यों? Because the auditor does not ordinarily have the previous experience with the entity that is considered when planning recurring engagement। देखो ये कि देखो ऑडिटर कब इसको देखो कब एक्सपेंड करनी पड़ेगी कि क्योंकि जब उसके पास प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है, और प्रीवियस एक्सपीरियंस कब नहीं होगा जब प्रीडिसेसर ऑडिटर का केस होगा, मतलब जब रेकरिंग एंगेजमेंट्स होंगे ना, जब मान लो तो कि जो पिछला प्रीडिसेसर ऑडिटर था तो उस केस में होगी। फॉर इनिशियल उस केस में बात कर रहा था यहाँ पे भी, वहाँ थोड़ा मैं टाइम एक्सपेंड करना पड़ सकता है वहाँ पे। फॉर इनिशियल ऑडिट एडिशनल मैटर may consider in establishing the overall audit strategy and audit plan include the following unless prohibited by law agreements to be क्या arrangements to be made with the predecessor auditor, for example to review the predecessor working paper। अब देखो तुमने अपना पढ़ के आए होगे ना, वर्किंग पेपर किसकी प्रॉपर्टी होती है? ऑडिटर। हाँ, ऑडिटर की प्रॉपर्टी होती है ना, तो हमें उसके एक बार एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा कि हम आपकी वर्किंग जो हमने आपने पिछले साल यूज़ की है कैसे की है, तो उसके हम देखेंगे क्या वो सामने मतलब ऑडिटर के ऊपर है कि वो शेयर करेगा कि नहीं करेगा। ऑडिट रिपोर्ट तो पब्लिक हम ले सकते हैं उससे, लेकिन वो तो लेंगे ही, बिल्कुल वो देनी भी है। लेकिन हम उस केस में अब वो वर्किंग पेपर्स अपने शेयर करता है कि नहीं, अब उसके ऊपर है वो, क्या वो करे ना करे वहाँ पे। देखो उसने पहले वैसे लिख भी दिया अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ रेगुलेशन, अगर वो ये बात है। और क्योंकि एज वर्किंग पेपर जब हमारी प्रॉपर्टी होती है ऑडिटर की, तो हमारी ऑप्शन पे हम दें ना दें सामने को। और आगे क्या, एनी मेजर इश्यूज इंक्लूडिंग एप्लीकेशन एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और ऑफ auditing and reporting discuss with the management in connection with the initial selection as auditor, communication of these matter to TCW, how this matter affect the overall audit strategy। अब देखो इसका क्या बात कर रहे हैं, देखो स्टार्टिंग से बात रीड करते हैं। देखो एनी मेजर इश्यूज, अगर मान लो कोई मेजर इशू आ रहा है किस केस में, एप्लीकेशन ऑफ किसकी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की या ऑडिटिंग के कोई स्टैंडर्ड्स की हमारी आ रही है, जो रिपोर्टिंग की लाइबिलिटीज है, जो भी मतलब हमें कोई स्टैंडर्ड कह रहा है कि हमें ये चीज़ करनी है, तो हमें क्या करना है, उसको डिस्कशन करना है कि इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन एज ऑडिटर, कि हम जब स्टार्टिंग में हो रहे हैं कि मान लो कोई और रिपोर्टिंग लाइबिलिटी थी उस मतलब कि ऑडिटर की, कि हमें ये रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम जब सिलेक्ट हो रहे हैं तो हम पहले ये चीज़ बता के चलेंगे कि हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, तो हम ये करेंगे, मतलब उनके साथ सारे डिस्कशन करेंगे पहले। फिर क्या करेंगे, द कम्युनिकेशन ऑफ दिस मैटर्स टू टीसीडब्ल्यूजी एंड हाउ दिस मैटर अफेक्ट, मतलब हमें जो दो साथ गवर्नेंस मतलब जो हाई लेवल अथॉरिटी है, हम उनके साथ एक बार डिस्कस करना पड़ेगा ना कि हमें ये इशू करनी पड़ सकती है कि मान लो पिछले साल की रिपोर्ट जो थी उसके अंदर क्वालिफिकेशन गई थी, तो जब हम एज ए न्यू ऑडिटर अपॉइंट हो रहे थे तो हम एक बार वो भी डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि हम भी ये वाला ओपिनियन हम देंगे एक बार, ओपिनियन ही अपने उसमें रिपोर्ट में कंटिन्यू करेंगे कि अगर आप नहीं करते तो ये चीज़ हमें प्रोवाइड नहीं करते, तो हम एक बार अपनी उनको स्टेट कर देंगे कि जब सिलेक्शन हो रहा होगा तो उस केस में है ना, ये हमारा कैसे मैटर इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई वही था कि पिछले साल उस बेसिस पे क्वालिफिकेशन गई थी रिपोर्ट के अंदर, हमारी ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम अगर जब ये सामने वाले के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो हम उनके साथ कह सकते हैं ना कि हमारी ये अगर मान लो ये फैक्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे भी, करंट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट पे भी इफेक्ट करेगी, तो उस अकॉर्डिंग हमारा आगे चेंज हो सकते हैं वहाँ पे, तो ध्यान रखना वहाँ पे। ये आ गया। नेक्स्ट, ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी टू ऑब्टेन SAE, कि हमें क्या रखना है कि वहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंसेस के केस में ऐसे 510 करेंगे डिटेल में, प्रॉपर उसमें और मजे आएंगे वहाँ पे, हमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे ना वहाँ पे कि हमें क्या रखना है कि वहाँ पे हमें जब इनिशियल ऑडिट करने की, तो हम ओपनिंग बैलेंस का कैसे ऑब्टेन करेंगे वहाँ पे, कि हम ओपनिंग बैलेंसेस मैच करें नहीं करे, तो हम मान लो सबसे पहले ये देख लेते हैं ओपनिंग बैलेंसेस मैच करें नहीं कर रहे। अब नहीं कर रहे, अगर मान लो कई बार आ जाता है ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस भी, तो अगर ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है तो हम उसके साथ सामने वाले क्लाइंट से एक बार डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे। कई बार कोई वो ऐसी एंट्रीज पास कर देते हैं कि मान लो पिछले साल की क्लोजिंग कुछ और आ रहा है, ओपनिंग कुछ और आ रहा है, तो कई बार ये एरर्स मतलब रेयर होते हैं, लेकिन कई बार आ जाते हैं एरर्स भी, जब ऐसे 510 में इसको करेंगे आगे डिस्कस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अदर प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मान लो अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल उसके लिए रखना है हमें, मतलब चेक करना है कि फर्म की कोई ये पॉलिसी है कि, अब एग्जांपल भी दे रहा है क्या, फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ another partner or senior individual to review overall audit strategy prior to commencing significant audit procedure,
कि मान लो या तो हमारा पार्टनर या कोई और पार्टनर उसका रिव्यू लेगा एक बार कि जो हमने ये प्लानिंग बनाई है कि ये प्रॉपर है कि नहीं है। और टू रिव्यू रिपोर्ट्स प्रायर टू इश्यूएंस कि अगर मान लो कि जो हम ये रिपोर्ट भी दे रहे हो तो उसके पहले वो चेक करेगा वहाँ पे। तो अगर फर्म की ये पॉलिसी है क्वालिटी कंट्रोल उन्होंने चेक लगा रखा है कि ये चीज़ होगी तो पहले करनी पड़ेगी उन्हें ये चीज़। ये आ गया। बाकी तो ये ऐसे हमारा खत्म है। बाकी अब इसका ये डिटेल में अपेंडिक्स आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर ये थोड़ा अब ये तुमने करना है कि नहीं करना है। देखो इसको ना एक बार खुद रीड करके देखना कि ये ना एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। एक बार तुम खुद रीड करके पूछोगे ना, देखना है तुम कनेक्ट कर पाओगे इन सब अपेंडिक्स को भी। एक बार ना पहले पैरा का एक बार रेफरेंस देना कि वो पैरा किस लिए था, फिर उसके बाद इसको वापस पढ़ना आके यहाँ पे। फिर देखना कि एक-एक चीज़ को ना एक बार प्रैक्टिकली खुद कनेक्ट करके देखना, जितना भी तुमने पढ़ा है ना उस बेसिस पे तुम इतना कर पाओगे। एक बार इसको कनेक्ट करके देखना। और किसी को कोई डाउट है तो बताओ अभी इतने में। ऐसे-ऐसे हमारा 300 खत्म हो गया। एक ना मैं बाद में जैसे इसकी एक कोई समरी चार्ट बना के एक ही बार में पूरे एक सेशन में 10 मिनट के अंदर पूरा रैप अप भी कर देंगे इसको, कि हमने पूरे ऐसे के अंदर क्या-क्या पढ़ा। कि अगर मान लो देखो अपन ने वापस अगर देखना है कि ऐसे 300 में क्या-क्या चीज़ें थी, कि एक तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किसके अगेंस्ट में और प्लानिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किस केस में एक रिकरिंग ऑडिट के केस में भी। एक उसे एडिशनल देखो हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ी है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ प्लानिंग हमने पढ़ लिया, रिकरिंग ऑडिट के केस में, और एक एडिशनल कंसिडरेशन हमें इनिशियल ऑडिट के केस में क्या रखनी है, कि हम ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कवर होगी। अभी उसके ऑब्जेक्टिव क्या है उसका, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसे प्लान तो करना है लेकिन उसको इफेक्टिव मैनर में करना है वो भी। ये होगी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीम मेंबर रखेंगे हम अपनी, क्या-क्या टीम मेंबर रखेंगे, उनकी पार्टिसिपेशन लेंगे, प्रॉपर लेंगे। फिर हमें क्या प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में क्या रखेंगे, क्या-क्या हमने चीज़ें रखनी है। तो उसके बिगिनिंग में हम क्या-क्या चीज़ें ऐसे 220 का ध्यान रखेंगे, वहाँ पे कंप्लायंस एथिकल स्टैंडर्ड्स का देखेंगे, इंडिपेंडेंस देखेंगे, एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ देखेंगे। अब देखो, अब तुम खुद ही जब देखो अगर चलो एक बार जल्दी से रैप अप करते हैं, 1 सेकंड। हुँ, फिर प्लानिंग एक्टिविटीज़ में हमने क्या पढ़ा कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी किसको गाइड करती है, टाइमिंग, डायरेक्शन को गाइड्स डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान करता है, कि ऐसे सेटअप करते हैं ना आगे एक-दूसरे को गाइड करते हैं आगे, तो ये वो बता रहा है। इन एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, फिर वो स्ट्रैटेजी की बता रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स रखो अपने एंगेजमेंट की, उसका क्या स्कोप डिफाइन करता है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो कि हमारी वहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट हो सकते हैं, वहाँ पे हम कैसे अपने टीम एफर्ट्स को वो उनको बढ़ाना है, वहाँ पे मोटिवेशन देनी है, कैसे गाइड करना है, उनको डायरेक्शन देनी है। रिजल्ट हमें जो हमने प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़, रैप-वैप जो हमने लगाए रिसर्च प्रोसीजर, उनके बेसिस हमें चेक करना पड़ेगा। हमें जो अंडरस्टैंडिंग ली एंटिटी की हम चेक करनी पड़ेगी। नेचर, टाइमिंग एंड और रिसोर्सेज़ हम चेक करेंगे, जो हमें नेसेसरी हैं। डेवलप करेंगे हम वही डिस्क्रिप्शन लेंगे वही रैप-वैप और उसका ऐसे 315, 330 का हम लेंगे वहाँ पे। ये वो हो गया। अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं तो उसे अपडेट भी करना पड़ेगा हमें बाद में। इसके साथ-साथ अगर जब भी चल रहा है, डायरेक्शन और सुपरविज़न देनी पड़ेगी अपने जो भी हमारा हमने काम किया उसको। और क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी की, प्लान की और सिग्निफिकेंट चेंज की कोई। और लास्ट पॉइंट क्या एडिशनल कंसिडरेशन में क्या-क्या रखनी है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के केस में, कि एक तो ऐसे 220 का ध्यान रखना है कि हम एक्सेप्टेंस कॉन्टिन्यूअस रख रहे हैं क्लाइंट रिलेशनशिप में। और एक हमें कम्युनिकेशन रखनी है प्रिंसिपल प्रीडिसेसर ऑडिटर के साथ, कि व्हेनेवर रिक्वायर्ड हमें करनी पड़ती है। अगर कोई प्रीडिसेसर ऑडिटर था तो उसके केस में हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है एक बार। देखो मेन तो यही था, फिर आगे इसके पैराग्राफ्स है और डिटेल में जिसको जैसे जानना होता है प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या आ गए ये रहे यहाँ पे, कि इंपॉर्टेंट एरिया को रिजॉल्व पोटेंशियल टाइमली कर देता है, खत्म कर देता है, डायरेक्शन सुपरविजन में काम आता है, कोऑर्डिनेशन में काम आता है। ये हो गया। अब देखो जो हम प्रैक्टिकल जैसे वो चैप्टर्स में पढ़ते थे वो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा, ऐसे ही जैसे हम करते थे तुम सीए फाइनल में भी जैसे ऐसे तो सारे ही हैं, तो तुम ऐसे क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बन सकता है पूरा। कोई एग्जांपल भी जैसे तुमने क्या देखे हैं ना, कितने सारे एग्जांपल लिख रखे हैं, वो एग्जांपल से भी क्वेश्चन बना सकते हैं वहाँ से तो। फिर वही अब चीज़ें आ गई, प्लानिंग क्या डिस्क्रीट फेस नहीं है, तुमने देखो ये रहा पड़ा यहाँ पे एग्जांपल आ गया। प्लानिंग इंक्लूड्स दैट नीड टू ऑडिटर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट करनी पड़ेगी, तो उस केस में क्या-क्या करना पड़ सकता है। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से इसका ये वाला। तो देखो अब कोई जनरली है वो इसको रीड तो करते नहीं है एग्जांपल्स को, तो वो यहीं से क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं। तो हमें क्या रखना है, एनालिटिकल प्रोसीजर रखने हैं, कि हम जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में लगाएँगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि उस एंटिटी पे क्या-क्या लॉज़ एप्लीकेबल हो रहे हैं वहाँ पे, कि जो उसे कंप्लाई करने पड़ेंगे। मेटालिटी डिसाइड करेंगे हम, एक्सपर्ट को हायर करेंगे, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगा सकते हैं वहाँ पे हम, उनको देखेंगे हम। कोऑर्डिनेशन आ गया एक तो, कि कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है और वो भी हमें इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ करनी पड़ती है प्लानिंग वो सब, और केयर रखनी पड़ती है। वही हमें अपने एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के साथ उसको इन्वॉल्वमेंट रखनी होती है, पार्टिसिपेशन रखनी होती है। फिर प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ आ गई,
कि अगर कोई एडवर्सली इफेक्ट कर रही है तो हमें वो सारी चीज़ें कंसिडरेशन में आगे रखनी पड़ती है कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स के केस में हमें कि हमें फिर की इंडिपेंडेंस मेंटेन करके रखनी है। एक तो साथ के साथ हमें कोई मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट सामने से बाद में मना कर दे कि हम ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे बाद में। और क्लाइंट के साथ हमें सारी जो एग्रीमेंट हमने बनाया वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहीं बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट ना हो जाए। हम पहले से सारा क्लियर करके रखें अपना। फिर क्या है, क्लाइंट कॉन्फिडेंस को ही आ गया कि अगर कोई चेंज इन कंडीशन हो रही है तो हम इनिशियल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम आगे अपने फर्दर चेंज कर सकते हैं आगे, कि जो हम आगे अगर अपने जो भी प्रोसेस लगाएंगे आगे वो चेंज हो जाए। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में हम आगे यहाँ पे कि ये थोड़े कि हमें क्या-क्या रखना है, कहाँ का ध्यान रखना है, इन्वेंटरी काउंट में ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें कहाँ स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज़ में किस एरिया में हमें हाई ध्यान थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, कहाँ कट ऑफ डेट्स में हमें प्रॉपर एलोकेशन वो चीज़ चेक करनी है। इसको थोड़ा अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रैक्टिकल चीज़ है यहाँ पे ये वाला। अपेंडिक्स अब उसने एग्जांपल दे दिया जिसको ये वाला ज़रूर एक बार खुद सेल्फ रीड करोगे ना, उसके बाद खुद डाउट पूछना, यहाँ पे और मज़े आएँगे इस चीज़ में फिर। कि ऑडिटर को रिसीव अपने क्या है वही कि वापस वो भी आता रहता है, डिस्क्रीट नहीं है, सीक्वेंशियल प्रोसेस है, हमें कंटिन्यूअस लगाना पड़ता है बारी-बारी रिसोर्सेज, अगर कोई काम नहीं कर रहा तो हमें कोई और डिप्लॉय करना पड़ सकता है वहाँ पे। स्मॉलर एंटिटीज़ के केस में क्या-क्या है, कोऑर्डिनेशन की कमी हो सकती है वहाँ पे कि वो खुद का अकेला काम कर रहा है, कोई हाइलाइट्स, रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी कई बार नहीं होती वहाँ पे, कि थोड़ा कम लेवल पे हो सकती है, कोई चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हैं आगे वो। फिर प्लानिंग के बारे में आ गया कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर जो हमने ऊपर वो पढ़ा था ऐसे 315, 330 और एक ये अदर ऑडिट प्रोसीजर, तो वो उसके बारे में डिफाइन करता है यहाँ पे वो। एग्जीक्यूशन हमें प्रॉपर करनी है, कोई अगर चेंज हो रहा है अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण तो वो हमें ध्यान रखना है। डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू देनी है किस केस में, एक यहाँ पे ये वाला अच्छा है कि साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, एरिया कैसा है, असेस रिस्क कितना रिस्क एरिया है, वो रिस्की एरिया है वहाँ पे, क्या सामने वाले इंडिविजुअल और टीम मेंबर उसकी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या कॉम्पिटेंस है उसकी, सीनियर है तो थोड़ा कम रिक्वायर होगा, जूनियर है तो थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर होगी हमें वहाँ पे। ऐसे 220 वही वो बता रहे हैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है। अब यहाँ पे क्या कि हमें सामने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हमें ध्यान रखने हैं कि क्या क्या राइज हो सकते हैं उस केस में, कि क्या पता उसे जजमेंट लेनी पड़ रही है तो जजमेंट भी कितने लेवल की है, अकेला लेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ पे। तो वो चीज़ें कि हमें से थोड़े एक्सपर्ट की लेवल की एडवाइस लेनी पड़ सकती है कि या फिर कोई जो लीगल ऑडिटर की प्रोफेशनल बॉडी के अंदर है वहाँ पे, जिसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है वहाँ पे। कोई डॉक्यूमेंटेशन ये हमने आज ही की है कि डॉक्यूमेंटेशन किस-किस की करनी है, रिकॉर्ड करनी है, समराइज़ करना पड़ेगा हमें, मेमोरेंडम बना सकते हैं की डिसीजंस के लिए, उसके अंदर स्कोप, टाइमिंग, कंडक्ट आ जाएगा। प्लानिंग हम कैसे करेंगे कि रैप और फैप के हम जो प्लान एनटीई है, एनटीई ऑफ रैप एंड फैप डिसाइड कर लेंगे हम उसके अंदर, जो हम रिव्यू करवा सकें या जो प्रायर टू हम परफॉर्मेंस हम जो दिखाएँगे वहाँ पे। वही है, बस अब लास्ट यही था हमारा, बस खत्म हो गया आज का। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ? तो देखो है किसी को कोई डाउट बताओ? भाई एक चीज पूछनी थी बस कि ये फाइनल में भी इतना ही होता है क्या स्टैंडर्ड, और कुछ एडिशनल पढ़ना पड़ता है क्या? और क्या पढ़ोगे? तुमने पूरा बेयर स्टैंडर्ड ही तो पढ़ लिया। और क्या रीड करोगे?